कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 1 विकास का शेष हिस्सा या दूसरा भाग कह सकते हैं, अंतिम भाग भी कह सकते हैं। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। इस तरफ आप तालिका देख लें कि प्रति राज्यों की प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हैं। सामान्य तौर पर जब प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है तो वह वार्षिक आय मानी जाती है, और जहाँ पर मासिक शब्द लिखा रहता है वहाँ हर महीने की आय मानी जाती है। यहाँ पर 3 प्रांतों की, 3 राज्यों की चर्चा की जा रही है, हरियाणा, केरल और बिहार। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय कहाँ की कितनी है। इसमें देख सकते हैं हरियाणा की सबसे ज़्यादा आय है, दूसरे क्रम में केरल की और तीसरे नंबर पर बिहार की। यहाँ पर यह आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 का है। यहाँ पर विद्यार्थियों का हरियाणा और केरल को देखना है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति की आय अधिक है और केरल में प्रति व्यक्ति की आय कम है। इसके बावजूद बेहतर जीवन केरल का है। क्यों है, इसको आप समझें, आगे देखें। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका जो अभी आपने देखी हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में यह आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का वास्तविक क्या अर्थ है उसे छोड़ देते हैं, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि 3 राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य है। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालेंगे जो तालिका 1.4 में दिए गए हैं। आप देख लें, यहाँ पर बात स्पष्ट होगी काफ़ी कुछ। तालिका 1.4 हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े देख लें आप। शिशु मृत्यु दर 1000 पर हरियाणा में कितना है, 33, और साक्षरता वहाँ कितनी है, 82%, और निवल उपस्थित अनुपात 1%। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है 10, और यहाँ पर साक्षरता दर है 94, और निवल उपस्थित अनुपात 83। बिहार में देखिए आप, शिशु मृत्यु दर 38 है, इन तीनों राज्यों में सबसे अधिक, और साक्षरता दर भी कम है 62%, और निवल उपस्थित अनुपात 43। देख सकते हैं आप, आय सबसे अधिक कहाँ की, हरियाणा की है, लेकिन यहाँ जो स्थिति आप देख रहे हैं बेहतर जीवन, वह केरल का है। अंतिम, इस तालिका में प्रयोग किए कुछ शब्दों की व्याख्या कीजिए, यह बहुत ही आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। यहाँ हम आपको समझाते हुए अपनी बात आगे रखेंगे। शिशु मृत्यु दर, इसका आंकड़ा कैसे निकाला जाता है इसको आप जान लें। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। शिशु मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है, प्रति 1000 पर जो नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसकी अवस्था 1 वर्ष तक, और औसत कैसे निकालते हैं इसका कि 1000 प्रति बच्चों में से कितने बच्चे जीवित बचे, यह अनुपात दिखाता है शिशु मृत्यु दर का। साक्षरता दर, साक्षरता दर किसे मानते हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 7 वर्ष से कम नहीं, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में की जो संख्या है उसमें साक्षर कितने लोग हैं उसका अनुपात क्या है। निवल उपस्थित अनुपात, इसको जान लें, यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई थी। निवल उपस्थित अनुपात क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। अभिप्राय, सबसे पहले 14 तथा 15 वर्ष के आयु के कुल बच्चों की संख्या और उन बच्चों में से कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं,
स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, इसको बोलते हैं निवल उपस्थित अनुपात। आगे देखें आप, इस चित्र को देखें क्या परिस्थितियां हैं। यह तालिका क्या दर्शाती? तालिका का पहला स्तंभ दिखाती है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में आपने अभी देखा। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2016 के हैं, जो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है। आप देख सकते हैं इस समय जो हमारी बात हो रही है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के आपके 73 वर्ष हो चुके हैं, 73। यह हमारे देश के बड़े शहरी ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। देखें आप यह तस्वीर, अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा पा रहे। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते और न पढ़ रहे होते। ऐसा क्यों है? हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। जैसे सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपको पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। इन तस्वीरों को आप देख लें किस प्रकार से बच्चों का अध्ययन होता है या अध्ययन करते हैं। और आगे देखें आप, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियाँ, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। आगे देखें आप, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। यह चित्र देख लें आप, इन पर विचार करें। अभी जो 2 आंकड़े दिए गए थे, क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में? एक दूसरे उदाहरण सोचिए कि आप जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध करना अधिक सस्ता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग
राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? आप ये तस्वीर देखें और यहाँ देखिए आप कार्यकलाप विद्यार्थियों के लिए तालिका देखें 1.5 1.5 रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्ध श्रेणी और पुरुष और महिला ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर देख सकते हैं आप, और 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर, 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत। सभी आयु वर्ग की साक्षरता जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं। ग्रामीण पुरुषों के लिए आप ऊपर की तालिका को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका मायने समझें, और उसके बाद यह जो कॉलम है क ख इन सब कॉलमों को सुव्यवस्थित और सही तरीके से भरेंगे। जैसे आप स्वतंत्रता के 68 वर्ष लिखा है, तो उस समय जिस समय प्रकाशन की प्रक्रिया थी इस पुस्तक की, इसलिए 68 वर्ष, लेकिन स्वतंत्रता के इस समय कुल जो वर्ष पूरे हो गए हैं वे हैं 73 वर्ष 2020 में। आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक। बहुत से राज्यों में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाया, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। आप देखें आर्थिक विकास की समझ क्रियाकलाप से पहले आप मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जान लें। एक बात यह समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, जो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जैसे UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों को शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। इसके पहले हम यहाँ देख लें कार्यकलाप। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं, एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आय अनुसार BMI तालिका को देखें। विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी के BMI 2SD से 2SD के बीच में -2SD से 2SD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि यह -2SD से अधिक है तो वह न्यून भारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। जैसे यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह या उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी बात यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है, आयु 15 वर्ष 6 माह है, को न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थियों की जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करना चाहिए। ये आंकड़ा देख लें आप, तालिका 1.6 वर्ष 2017 के आंकड़े हैं। ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, हर जगह की स्थिति देख लें। सकल राष्ट्रीय आय के मामले में कौन अधिक है? श्रीलंका। और दूसरी तरफ देखिए जन्म के समय संभावित आयु देख लें।
भारत को भी दिखा रहा है इसमें, जो मोटे में है यहाँ आंकड़े भारत के हैं। अब विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। अब विश्व में मानव विकास सूचकांक एक क्रम किस स्तर पर है, आप देख सकते हैं। सूचकांक क्रमांक में भारत किस पर है। HDI का मानव विकास सूचकांक, ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आयु की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सामान खरीद सकें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे देश का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। अभी जो आपने देखा, यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आय संभाविता में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के द्वारा बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता, इस विषय पे आप आएँ। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने उसे अपने बच्चों से उधार लिया है। हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी तक के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब हम इसे इन उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अतिउपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी का स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तलहटी क्षेत्रों और तेज से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाई जाती हैं। ये आप देख लें किस प्रकार से कुएं से पानी निकाला जा रहा है। आर्थिक विकास की समझ। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इस साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। जैसे कर सकते हैं, जैसे भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। जैसे स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीनीकरणीय संस्थान है जो लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। कुछ तालिकाएँ दी गई हैं, उससे आप देखा जा सकता है। तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व कहाँ पर कितने तेल का अतिरिक्त भंडार है। अवध भी बताई जा रही है कि वह कितने वर्षों तक लगभग चलेगा।
यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कालामोन को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चा तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर लागू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। एक भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, इसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक का भार पड़ता है, प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है, चर्चा करना है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं। आगे विद्यार्थी देखिए, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का हल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारिता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। अध्याय 1 विकास से संबंधित एक प्रश्नावली है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। आप देख लें, 4 खंड दिए गए हैं, क्या किसी एक या इन चारों को मिला देने से। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4, 7, 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं। विकास से जुड़े अपने उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं, चर्चा कीजिए। आर्थिक विकास की समझ। आप देखें, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या धारणाएं हो सकती हैं। धारियता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धरती के साथ जब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त पृथ्वी संसाधन नहीं हो सकती। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। तालिका जो अभी दी गई, प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे। तालिका के अनुसार देखें आप, भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिसका BMI सामान्य से कम है, BMI 18.5 kg का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का, जो अभी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आप देंगे। केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं पुरुष आबादी कितनी है और महिला आबादी कितनी है। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। क्या आप जानते हैं, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं
कि देश में लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति अल्प पोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए जो क्रियाकलाप के लिए हो सकता है, 3 भिन्न-भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए, विकास के विषय पर चर्चा कीजिए, अपने मस्तिष्क में आने वाले उन सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए, इन विचारों के समूह में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह एक दीवार चार्ट बनाए जिसके कारण सहित उन विचारों का उल्लेख करें जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं। इसी के साथ कक्षा 10 अध्याय 1 विकास अर्थशास्त्र यहीं पर पूर्ण होता है।